चलो दोस्तों पतंग पकड़ते हैं। मैं बड़ा भाई, मैं बड़ा हूं और तुम छोटे, इसलिए काम में हाथ मत डालो और छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए। ये सुनते ही कई बार बच्चों के यदि छोटों के मन में आता है काश हम भी बड़े होते, तो इस तरह से हमको कोई रोकता नहीं और ना टोकता। लेकिन भैया इस दावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी आसानी से करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़ों को तो कई बार उन कामों में अपने आप को शामिल होने से रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। जो लगभग उन्हीं की उम्र का है वो नहीं खेल रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हैं बड़े भाई साहब। अपने भाई से उम्र में कुछ साल बड़े होने के कारण वो बन गए हैं बड़े भाई साहब और उनके घर में की जाती है बड़ी बड़ी अपेक्षाएं। वो पूर्ण रूप से कोशिश भी करते हैं इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और अपने छोटे भाई के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए। पर इन सब के चक्कर में बड़े भाई साहब का जो बचपन है तिरोहित हो जाता है। अरे चलो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, पर केवल 3 दर्जे आगे। चुप, चलो। बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में छोटे भाई ने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। वे भवन की बुनियाद इतनी मजबूत डालना चाहते थे जिसके ऊपर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल के काम को 2 साल, 2 साल के काम को 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। तुम मुझसे छोटे हो, तुम अभी सिर्फ 9 साल के हो। तुम्हारी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है मुझे, और तुम्हारी शालीनता कि तुम मेरे हुक्म को कानून समझो, समझे? बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वे हरदम किताब खोले बैठे रहते और दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर कुत्ते, बिल्ली और चिड़ियों की तस्वीर बनाया करते और कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते और कभी कभी तो एक ही शेर को बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल करते और कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते ना जिसका कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। भाई साहब पिछले 1 घंटे से ये क्या लिख रहे हैं? स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। और भाई साहब ने आदमी का चेहरा क्यों बनाया? छोटे भाई ने सोचा कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और बड़े भाई साहब से पूछने का तो साहस भी ना हुआ, क्योंकि वो 9वीं जमात में थे और छोटा भाई केवल 5वीं में। भाई साहब की रचनाओं को समझना मतलब छोटा मुंह और बड़ी बात। अरे मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ है पहाड़। ऐसा लगता है मौका पाते ही घर से बाहर निकल जाओ। चलो खेले गुल्ली डंडा।
छोटे भाई के पास केवल इतना कि मैं पूछता हूँ कहाँ थे? वो ओए, हो क्या? चल जाओ, मुंह हाथ धो के पढ़ने बैठो। जाओ, मुंह क्या देख रहे हो? गधा। न जाने मेरे मुंह से क्यों नहीं निकलता कि भाई साहब मैं बाहर खेल रहा था। मैं क्यों मौन रह जाता हूँ और जिससे उन्हें लगता है कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। खैर छोड़ो, पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो आ जाएंगे अपना हुक्म जमाने। अरे अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना इतना सरल होता तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थू कहरा सभी विद्वान हो जाते। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंगा हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा? मैं पास नहीं भटकता, रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं कहीं नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। और तुम क्या आशा करते, क्यों खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम तो उम्र भर, हाँ उम्र भर यूं ही पड़े सड़ते रहोगे। ऐसे ही वक्त गंवाना है तो चले जाओ और आराम से जाकर गुल्ली डंडा दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? गधा गधा। जवाब ही क्या था बेचारे के पास? ऐसा लगता था जैसे कोई अपराध कर दिया हो। अरे कह देता खेलने गया था, मगर लताड़ कौन सुने और कौन सहे? बड़े भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, निपुण। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे सुखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते, मेरी हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं घर चला जाऊं, क्योंकि जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डाल के अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे मेरा मुल्क रहना मंजूर है, पर इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाएगा। लेकिन घंटे तो घंटे की मेहनत के बाद निराशा के बादल छट जाते हैं और वे इस बार इरादा करता है कि खूब जी लगाकर पढ़ाई करूंगा, और झटपट टाइम टेबल बनाना शुरू कर देता है। कैसे शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? हाँ 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 6 बजे उठना, 6 बजे उठना, उठना 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 उठना, मुँह हाथ धोना शुरू कर, झट से पढ़ने बैठ जाना।
उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। कैसे बताएं खेलों की भाषा, ये समझाए हर परिभाषा। कैसे बताएं खेलों की भाषा, ये समझाए हर परिभाषा। उड़ती है जब आसमान में, उड़ती है जब आसमान में, पतंग मुझको प्यारी लगती। कैसे बताएं खेलों की भाषा, ये समझाए हर परिभाषा। कैसे बताएं खेलों की भाषा, ये समझाए हर परिभाषा। थोड़ा सा कुछ तो पढ़ लो तुम, थोड़ा सा कुछ तो पढ़ लो तुम। कैसे पास हो पाओगे कमाई बाबा अम्मा की तुम। कमाई बाबा अम्मा की तुम। खेल खेल में उड़ा ही दोगे, खेल खेल में उड़ा ही दोगे, खेल खेल में उड़ा ही दोगे। कैसे बताएं खेलों की भाषा, ये समझाए हर परिभाषा। कैसे बताएं खेलों की भाषा। हाँ, मुझे पता है। मुझे मैदान में खेलना, फुटबॉल की उछल-कूद, कबड्डी के दांव-घात और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात रूप से खींचकर यहाँ ले आती है और यहाँ आते ही मैं सब भूल जाता हूँ। जॉन लीवर टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें। अरे मुझे खेल कूद के आगे कुछ याद नहीं रहता। यार तुझे पता है, मेरे सर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती है। मैं उनकी आंखों से भी दूर रहने की चेष्टा करता हूँ। अरे मैं तो उनके साए से भी दूर भागता हूँ। और खेल कूद के बाद वैसे दबे पाँव कुएं में झुकता हूँ, पर उनकी घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। यार सुन तो, वैसे एक बात बता, कल अपने परिणाम का इम्तिहान आने वाला है ना? अरे हाँ यार, कल तो हमारे इम्तिहान का परिणाम आने वाला है। यार अब मेरा कल क्या होगा? चल, 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 चल। सालाना इम्तिहान का नतीजा आया और बड़े भाई साहब, अरे बड़े भाई साहब तो फेल हो गए। और किसी तरह की उम्मीद ना की जाए तो छोटे भाई साहब पास होकर प्रथम आए। अब दोनों के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया था। भाई साहब मैं पास हो गया, वो दर्जे में अव्वल आया हूँ। भाई साहब मैं पास हो गया, वो दर्जे में अव्वल आया हूँ, अव्वल। देखो भाई साहब, देखो मैं पास हो गया। हाँ, अव्वल आया हूँ। भाई साहब मैं पास हो गया। भाई साहब है, भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब फेल हो गए, भाई साहब फेल हो गए। अब कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? हाँ, मुझे देखो, मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल हूँ, अव्वल। और भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब फेल हो गए, भाई साहब फेल हो गए। ये ऐसे विचार केवल मन में आए कि इस बार बड़े भाई साहब को आड़े हाथ लूं। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जत पर जान पड़ा। और छोटा भाई अपने रिजल्ट की खुशी मनाने निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ। यार अब मुझ में कुछ गर्व और आत्मसम्मान बढ़ा है। अरे भाई साहब का वो भाव अब मुझ पर नहीं चलेगा। आजादी से खेल कूद में शरीक हो पाऊंगा। और फिर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जला के कौन सा तीर मार लिया? हाँ, मुझे देखो, मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल हूँ, अव्वल। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ।
छोटा भाई घर लौटा तो बड़े भाई साहब ने वहां तलवार खींच ली और टूट पड़े। मन करता है सूरज पर आंसू। देख रहा हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा। हाँ? उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती। असल चीज होती है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, और जानते हो ऐसे राजा को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, वो बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिम उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे। और आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे। पर जानते हो उसका अंत क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई एक चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचा उसे। हाँ, आदमी जो चाहे कुकर्म करे, पर अहंकार न करे। इतराए नहीं, अहंकार किया और दीन दुनिया दोनों से गए। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। हैं? क्या है? शैतान को एक बार घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त है ही नहीं। पता है क्या हुआ? अंत में उसे स्वर्ग से नरक भेज दिया गया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था। उसका पता है क्या हुआ? भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हें घमंड हो गया। तब तो तुम पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, बटेर। लेकिन बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। समझे? गधा गधा। शुक्र है कि स्कूल का समय हो गया था, नहीं तो भगवान ही जानता है कि उपदेश माला कब समाप्त होती। जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो सोचिए फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उससे तो छोटा भाई भयभीत हो गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा छोटा भाई, यही ताज्जुब है। आज भाई साहब के इतने तिरस्कार के बाद भी मेरी पुस्तकों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। अरे खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दे सकता मैं। छोटा भाई पढ़ता भी मगर बहुत कम, केवल इतना कि टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। जो विश्वास पैदा हुआ था वो तो फिर से लुप्त हो गया। बड़े भाई साहब के कारण फिर से चोरों का सा जीवन कटने लगा। अरे छोटे भाई पास हो गए। छोटे भाई पास हो गए। क्या? मैं पास हो गया? मैं पास हो गया? चल 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 चल। फिर सालाना इम्तिहान का नतीजा आया और छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई साहब भी पास नहीं, इस बार फिर से फेल हो गए। और जैसे ही उनको नतीजा सुनाया गया वे रोने लगे। और इस बार छोटा भाई का मन बहुत ही अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। वो बार बार फेल होते जा रहे, सिर्फ एक दर्जे का अंतर बचा था। और छोटे भाई की स्वतंत्रता भी बढ़ी और ये धारणा बढ़ा ली कि पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएंगे। जो बड़े भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे वो भी बंद हो गया। कनकौए और पतंगबाजी में पूरा पूरा दिन निकल जाता। बस बड़े भाई को यह एहसास नहीं होने देना चाहता था कि उनका लिहाज और सम्मान छोटे भाई की नजरों में कम हो गया है। अरे 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 अरे
बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती? तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि तुम अब नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं जमात पास करके नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं कितने ही ऐसे मिलिट्रियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों में संपादक हैं। बड़े बड़े महात्मा उनके काम करते हैं और तुम उसी 8वीं जमात में आकर ये ढेले के कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। तुम अपने दिल में सोचते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब मुझे उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। लेकिन ये मत भूलो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे तुम आज मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ। और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो केवल हमारे जन्मदाता है बल्कि इसलिए कि उनके पास जो जीवन का तजुर्बा है वो हमेशा रहेगा। अमेरिका में कैसी राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं ये भले उन्हें ना मालूम, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जो हमसे और तुमसे ज्यादा जानते हैं। देव न करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे पैर हाथ फूल जाएंगे। दादा को तार देने के अलावा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हूं तो किसी को तार ना भेजें, ना घबराएं ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हो पाए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तो इतना भी नहीं जानते कि साल भर का और महीने भर का खर्च कितने दिन तक चले। जितना भी दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। अपने हेडमास्टर साहब को देखिए, एमए है कि नहीं, है ना? और यहां के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं। लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन करता है? कौन करता है? उनकी माताजी पहले खुद घर का प्रबंध किया करते थे, पैसा पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से मानो घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गुरूर अपने दिल से निकाल दो कि तुम अब मेरे समीप आ गए और स्वतंत्र हो। तुम मेरे देखते ऐसे बेराह ना चलने पाओगे। तो मैं यूं ऐसे कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि अगर तुम गलत करोगे तो मैं थप्पड़ भी प्रयोग कर सकता हूं। भाई साहब आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको ये कहने का पूरा हक है। मैं चाहे कितने भी दर्जे में अव्वल आ जाऊं पर रहूंगा सदा आपका छोटा भाई ही। देखो मेरा मन भी करता है कि मैं भी कनकौए उड़ाऊं, लेकिन अगर मैं खुद ऐसे बेराह चलूंगा तो तुमको क्या सही राह पे ले जा पाऊंगा? भाई साहब वो देखो फिर एक पतंग कट गई। इस बार इस पतंग को तो पकड़ के रहेंगे। चल आज मेरी फिर पतंग कट गई और उसे कोई फिर उड़ा ले गया। मुझे छोटे से आज भी सीखना पड़ता है कि अपनी पतंग कटने से कैसे बचाई जाए, क्योंकि मैं भी कभी हुआ करता था। बड़े भाई साहब पतंग मिल गई है, आ जाइए। आया छोटे।
बेशक मोहम्मद फैजान